हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन लॉ, जो कि हमारी लॉ ऑफ टॉट से है। और इसके आज हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों ने किन किन चीज़ों को पढ़ना है वाइडर आस्पेक्ट से। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर लोग, जो कि है हमारा लॉ ऑफ टॉट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के टॉपिक से रिगार्डिंग। तो फर्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉट। तो नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉट की अगर हम बात करें तो जो एक टॉट हमारा जो टर्म है, ये एक लैटिन टर्म टॉटम से डेराइव किया गया है, जिसका जो लीगल मीन है वो है ट्विस्ट। ट्विस्ट मीन्स इट मीन ट्विस्टेड, क्रूड, अनलॉफुल और अ wrongful एक्ट रादर देन एन एक्ट विच इज स्ट्रेट और लॉफुल। यानी कि जो टॉर्ट है हमारा, उसे हम एज अ सिविल रॉन्ग डिफाइन करते हैं। और जो टॉर्ट है ये डिफाइन किया जाता है सिविल रॉन्ग विच इज repressible by an action for unliquidated damages and which is other than a mere breach of contract or breach of trust। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये दोनों नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें जो कुछ भी होता है हमारा, जो डैमेजेस जो क्लेम्स होते हैं वो आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में। बात करें तो टॉर्ट क्या है आपका, इन्फ्रिजमेंट ऑफ अ प्राइवेट और अ सिविल रॉन्ग। ये आपका क्या नहीं है, ये आपका क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होता। जो इसमें टॉर्ट में जो इंजर्ड पार्टी होती है, वही सिर्फ एक्शन क्लेम कर सकती है अगेंस्ट द डिफेंडेंट। और जो क्या कहते हैं आपका कंपनसेशन होता है वो डैमेजेस के रूप में अलॉट किया जाता है। वहीं अगर हम एक क्रिमिनल रॉन्ग को अगर देखते हैं तो वहाँ पे रॉन्ग डूअर को एक पनिशमेंट मिली जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं कि हर कोई सिविल रॉन्ग ही टॉर्ट होगा। तो इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग बट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। अब हम देखें तो वेरियस डेफिनेशंस हैं टॉर्ट की, जो कि डराइव करी गई हैं। जैसे कि हमारा सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है कि टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसी की तरह हम लोग देखते हैं कि जो सैलमंड है, सैलमंड अपनी डेफिनेशंस में कहते हैं इट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। इसके बाद हम लोग देखते हैं विंडफील्ड की डेफिनेशन, जिसमें वो कहते हैं कि टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो कि प्राइमरीली फिक्स्ड बाय द लॉ होती है। और इसके बाद फ्रेजर की एक डेफिनेशन है, वो क्या बोलते हैं, इट इज़ एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट इन रैम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल। जो कि क्या होते हैं राइट्स, जो कि जो इसमें राइट्स का जो वायलेशन अगर करते हैं तो उसमें जो कंपनसेशन होता है वो पार्टी को दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी, जिसमें हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे मैक्सिम्स हैं हमारे, जिसमें हम लोग देखते हैं डैमिनम साइन इंजीरिया। इसका लीगल मैक्सिम है, इसका जो मीन है डैमेज विदाउट इंजरी। यहाँ पे कोई भी आपको कंपनसेशन या डैमेज नहीं मिलता है। इसमें एक हमारा लीडिंग केस लॉ है, जो कि है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल। इसमें इसके हम केस के जो फैक्ट्स हैं वो आगे तो डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो एक अपोनेंट है वो एक नियर बाय अपने एक स्कूल के पास एक स्कूल खोलता है। उससे होता क्या है कि जो पहले वाला जो स्कूल है उसमें जो बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। तो एंड ऑफ द डिस्कशन कोर्ट इसमें ये ग्रांट करता है कि जो स्कूल खोला गया है वो किसी भी तरीके से लीगल राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, हालांकि उससे इंजरी जरूर हो रही है। तो यहाँ पे कोर्ट इसमें जो प्लेंटिफ है उसे कोई भी रिलीफ नहीं देता। इंजूरिया साइन डैमेनम, इसमें जो लीगल मैक्सिम है इसका मतलब है कि डैमेज हैज अकर्ड बट इंजरी हैज बीन कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि डैमेज तो आपको अकर हो रहा है बट इंजरी कुछ भी नहीं है। बेसिकली इसमें हमारे लीगल राइट का वायलेशन होता है। एसबी वर्सेस वाइट, इस केस में बेसिकली होता क्या है कि एसबी जो होते हैं वो आपका वोटिंग के लिए जा रहे होते हैं। अब इन्हें एक जगह पे चेकिंग के दौरान इन्हें रोक लिया जाता है। हालांकि एसबी जिस पर्सन को वोट देना चाहते हैं वही पर्सन इलेक्शन में जीत भी जाता है। बट इसमें
कोर्ट ये डिसीजन देता है कि जो आपके लीगल राइट्स है उसका वायलेशन हुआ है और इसमें कंपनसेशन ग्रांट करा जाता है। थर्ड हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। क्या होती है वाइकेरियस लाइबिलिटी? वाइकेरियस लाइबिलिटी जो होती है मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप को बताती है। अब इसमें एक हमारा लीगल मैक्सिम है क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, जिसका मतलब होता है कि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डन द एक्ट हिमसेल्फ। अगर किसी दूसरे के द्वारा अगर कोई काम किया गया है तो ऐसा माना जाएगा कि वो उसी के द्वारा किया गया है। इसमें हम लोग प्रिंसिपल एंड एजेंट की लाइबिलिटी को देखेंगे, सर्वेंट मास्टर रिलेशनशिप को देखेंगे और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी को इसमें हम देखते हैं। और इसमें हम अगर इसेंशियल देखें इस लाइबिलिटी में तो रिलेशन बिटवीन दी टू पार्टीज होना चाहिए और वो क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए एक रिलेशनशिप के थ्रू। इसके बाद हम फोर्थ मैक्सिम हम लोगों का है वॉलेंटी नॉन फिट इंजरी। ये जो मैक्सिम है इसमें अगर इसका जो लीगल मीन है, इसका मीन है अ पर्सन हु नोइंगली इनवॉलेंटरीली रिस्क्स डेंजर कैन नॉट रिकवर फ्रॉम एनी रिजल्ट्स इंजरी। तो स्मिथ वर्सेस बेकरसन जो कि एक बहुत ही लीडिंग केस लॉ है, इसमें क्या होता है कि एक जगह कंस्ट्रक्शन साइट पे एक क्रेन काम कर रही होती है और जो पर्सन है वो नीचे बैठ के रोज देखता है कि इस क्रेन से पत्थर उठ के जा रहे हैं और दूसरी जगह डिप्लॉय करे जा रहे हैं। अब एक दिन होता क्या है कि उसी क्रेन से कोई पत्थर गिर के प्लेंटिफ के चोट लग जाती है उससे। तो प्लेंटिफ कोर्ट जाता है तो इसमें कोर्ट कहती है कि भैया यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो आपका क्या कहते हैं आपका इसका ग्राउंड लेता है वॉलेंटी नॉट फिन इंजुरिया का। उसमें बोलता है कि इनको नोइंगली इन्हें पता था कि भैया यहाँ पे ये सब काम चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे अपना जो भी शॉप चलाते थे, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट रिलीफ देती है डिफेंडेंट को। इसमें इसके अलावा एक और हमारा इसी से रिगार्डिंग आपका मैक्सिम है सेंटी नॉन फिट इंजुरिया, विच मीन्स दैट मेयर नॉलेज डज नॉट मीन कंसेंट ऑफ रिस्क। यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी को नॉलेज है इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी कंसेंट दी है रिस्क पता होने के बावजूद। फिफ्थ हम लोग देखेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये आगे ऑलरेडी अभी हमारे इसी डिस्कशन में आने वाले, तो मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं करा है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है जनरल डिफेंसेस। अब बेसिकली जैसे हम लोगों ने आईपीसी में अपने जनरल डिफेंसेस देखे हैं या बीएनएस में अब हम लोग अपने जनरल डिफेंसेस देख रहे हैं, तो ऐसी टॉर्शियस लाइबिलिटी में जो टॉर्ट फीजर है उसको भी कुछ डिफेंसेस दिए गए हैं। बेसिकली अ टॉर्ट फीजर कैन बी एब्सॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी इवन दो दे फुलफिल ऑल द एलिमेंट ऑफ द एक्ट। तो इसमें उसके पास जो एक्सक्यूज होते हैं उनके थ्रू वो रिलीफ ले सकता है डिफेंडेंट। जैसे कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया क्या होता है, उसमें आपको नॉलेज होता है पहले से। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, अगर प्लेंटिफ खुद अगर कोई गलत काम कर रहा है और उसके थ्रू कोई ऐसा टॉर्ट हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको जनरल डिफेंस मिलता है। इनएविटेबल एक्सीडेंट, यहाँ पे आप विदाउट नोइंगली अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें हम लोग देखते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट कि ये हमारा आगे मोटर व्हीकल एक्ट में भी गवर्न होता है। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड इज इन अनदर डिफेंस। इसमें होता क्या है कि अगर कुछ पिछले डिकेड्स में अगर कोई ऐसी एक चीज़ या कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस में जो कि चीज़ आज तक हुई नहीं है, अगर कुछ ऐसी चीज़ अकर होने से अगर किसी को अगर कोई डैमेज होता है तो वो एक्ट ऑफ गॉड में आता है। फिफ्थ आपका प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई भी काम आपका जनरल डिफेंस में आएगा। मिस्टेक, मिस्टेक के थ्रू अगर कोई काम हो रहा है, मिस्टेक के थ्रू। नेसेसिटी, अगर कहीं किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए अगर कोई ज़रूरत है कि इस छोटे हार्म से हम बड़े हार्म को बचा सकते हैं तो वहाँ पे, और स्टेट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा जो एक्ट किए जाते हैं उसमें आप जनरल डिफेंसेस ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक टॉर्ट। स्पेसिफिक टॉर्ट क्या होते हैं? व्हेन वन पर्सन और एंटिटी इन्फ्लिक्ट्स एन इंजरी अपॉन अनदर। अब इसमें हम लोग देखते हैं नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस मीन्स केयरलेसनेस, जहाँ पे प्रॉपर शो हो रही है। इफ देयर इज नो लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, लैक ऑफ केयर हैज नो लीगल कॉन्सिक्वेंस। अब इसमें हम एसेंशियल्स देखें नेग्लिजेंस के, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफेंडेंट जो है ओन ड्यूटी कर रहा है केयर टू द प्लेंटिफ, द डिफेंडेंट मेड ब्रीच ऑफ देयर ड्यूटी और द प्लेंटिफ सफर्ड डैमेज एज अ कॉन्सिक्वेंसेस thereof। इसके बाद हम लोग अनदर देखते हैं न्यूसेंस। न्यूसेंस मीन्स होता है कि एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्संस यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इट कनेक्टेड इट कनेक्शन विद इट।
अब हम लोग देखते हैं कि न्यूसेंस कितने टाइप से इंटरफेरेंस होती है न्यूसेंस की, जैसे कि हम लोग नॉइस कर रहे हैं या वाइब्रेशंस कर रहे हैं या कहीं आग जला रहे हैं, उसकी वजह से कोई धुआं हो रहा है, मतलब हम लोग डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं वहाँ पे इंटरफेरेंस, बट हम नोइंगली किसी को परेशान करने के लिए, जैसे वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और डिजीज से कोई प्रोडक्ट है उनके थ्रू अगर होने। अब अगर हम न्यूसेंस को देखें तो यहाँ पे दो टाइप के हम न्यूसेंस देखते हैं। एक तो कॉमन न्यूसेंस है जिसे हम पब्लिक न्यूसेंस भी कहते हैं, और सेकेंडरी हमारा प्राइवेट न्यूसेंस जिसे हम टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस भी कहते हैं। अब हम इसेंशियल्स देखें अगर न्यूसेंस की, तो टू कंस्टिट्यूट द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस द फॉलोइंग इसेंशियल आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड प्रूव्ड। जैसे अनरीजनेबल इंटरफेरेंस कोई कर रहा है, सेंसिटिव है प्लेंटिफ, और जो न्यूसेंस वो कैन नॉट स्टेट ऑफ अफेयर्स में आता है आपका, मैलिस ऑफ एक्ट इन इज लॉफुल है, या इट डज नॉट बिकम अनलॉफुल मेयरली बिकॉज द सेम हैज़ बीन डन बाय एन एविल मोटिव। अब यहाँ पे हम लोग मैलिस ऑफ एक्ट और मैलिस ऑफ लॉ को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इंटरफेरेंस है वो एन्जॉयमेंट के लिए हो रही है, जैसे हम लैंड इंजरी और प्रॉपर्टी की बात करें जिससे हमारी इंजरी हो रही है कंफर्ट ऑफ हेल्थ को, या कोई डैमेजेस हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या होता है? डायरेक्टली फिजिकल इंटरफेरेंस होती है विद द प्लेंटिव्स पोजीशन ऑफ लैंड थ्रू सम मटेरियल्स और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग टॉट, जैसे बैटरी, असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, टोटल रेस्ट्रेंट और अनलॉफुल डिटेंशन। जो असॉल्ट वाला हमारा पोर्शन है, असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजमेंट या टोटल रेस्ट्रेंस अगर हम कर रहे हैं या अनलॉफुल डिटेंशन कर रहे हैं, तो ये हमारे सारे के सारे आपका आईपीसी में गवर्न होते हैं। बैटरी इज अनदर काइंड ऑफ टॉट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक आपके फिजिकल इंटरफेरेंस से, यानी कि अपने पोस्चर से आप किसी को अगर कोई हार्म पहुंचाते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि भाई मुझे हार्म पहुंचने वाला है, चाहे वो मजाक में किया गया हो कोई कार्य, तो उससे जो हार्म होता है उसे हम बैटरी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिफामेशन। तो डिफामेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। जो डिफामेशन होती है वो दो टाइप की होती है, लिबल एंड स्लैंडर। लिबल यानी कि जो परमानेंट है आपकी, जैसे कि हमारा राइटिंग और प्रिंटिंग के थ्रू, और स्लैंडर जो होती है द पब्लिकेशन ऑफ अ डिफामेटरी स्टेटमेंट इन टेंसियंट फॉर्म, यानी कि बोलकर। अब अगर हम देखें तो कैसे पनिशेबल है, अगर हम इंग्लिश क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ जो स्लैंडर यानी कि जो बोल के किया गया हुआ कार्य है उसे हम लोग सिविल रॉन्ग कंसीडर करते हैं। अगर हम इंडियन सिनेरियो में इसकी बात करें, तो जो क्रिमिनल लॉ है इंडिया का, उसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं दिया गया है स्लैंडर और लिबल में, और बोथ लिबल एंड स्लैंडर आर criminal offenses under section 499 IPC and PNS 356। अब essential ऑफ defamation में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो स्टेटमेंट होता है वो मस्ट बी डेफामेटरी होना चाहिए, उससे कोई हार्म पहुंचना चाहिए उसकी प्रोफाइल पे, उसकी रेपुटेशन पे, और स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, और वो प्लेंटिफ के लिए ही होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ का पता लगाते हैं कि कोई भी अगर रॉन्ग है, अगर वो कंसिडर एक चैन के थ्रू हो रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत इस रॉन्ग की कहाँ से। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन टॉर्ट लॉ दैट determines which consequences of a tortious act can be considered legally compensable। और यहाँ पे अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, तो इसका जो मैकेनिज्म है, टू लिमिट द स्कोप ऑफ लाइबिलिटी एंड प्रिवेंट पोटेंशियली इनफाइनाइट लीगल क्लेम्स अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल रॉन्गफुल एक्ट, यानी कि जो सिंगल रॉन्गफुल एक्ट से अगर आपका क्लेम्स, लीगल क्लेम्स अराइज हुए हैं, तो उसको कौन देगा। और the principle of remoteness of damage serves as a critical filter for claims, ensuring that defendants are only held liable for damages that are a foreseeable results of their action। और जो ये डॉक्ट्राइन है, ये स्टेबलाइज करता है a fair balance between the rights of the injured party and the responsibility of the tortfeasor। और जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज हुआ था आपका, जो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज है, ये फर्स्ट टाइम डेराइव किया गया था
ओवरसीज टैंकशिप लिमिटेड वर्सेस मोट्स डॉक एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको हम वेगन माउंट नंबर 1 केस भी कहते हैं, और इसमें टेस्ट ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज की बात करी गई थी। इसमें फोर्सिबिलिटी टेस्ट और डायरेक्टनेस टेस्ट आपके टेस्ट दिए गए थे। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये दोनों क्या होती है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, the strict liability arises even when all the precautions has been taken by the defendant to prevent the harm but still the harm occurs। मतलब हम देखें कि अगर हमने किसी हार्म को रोकने के लिए अगर कुछ काम करा है, मतलब उसको रोकने का प्रयास करा है, उसके बाद भी उससे अगर कोई हार्म अगर होता है कॉज, तो वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी माना जाए। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एसेंशियल्स की हम बात करें तो जो हैजार्ड्स होना चाहिए वो मस्ट बी बॉक बाय द डिफेंडेंट टू हिज साइड, वो डिफेंडेंट की ही साइड से होना चाहिए। और जो हैजार्डियस मस्ट बी स्केप द लैंड ऑफ द डिफेंडेंट, यानी कि उसकी लैंड से वो बाहर जाना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं द यूज ऑफ लैंड मस्ट बी अननेचुरल। अब कोई भी अपनी लैंड का अगर गलत अननेचुरल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, या उससे कोई हैजार्ड अगर बाहर चले जा रहा है, तो उससे अगर किसी को कोई हार्म पहुंचता है, तो हम लोग उसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के थ्रू उसे गवर्न करते हैं। अब एक्सेप्शंस भी हैं काफ़ी सारे, जैसे कि द प्लेंटिफ हैज़ कंसेंटेड। अब जहाँ पे प्लेंटिफ को ऑलरेडी पता है कि इससे ऐसा हो सकता है, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे रह रहा है। एक्ट ऑफ गॉड में हम लोग देखेंगे केस लॉज हैं काफ़ी सारे। और एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, अब कोई बाहर का आदमी कुछ ऐसा काम करके चला गया है जिसके थ्रू वहाँ पे हार्म कॉज हुआ है। अगर स्टेटूटरी अथॉरिटी के थ्रू अगर कोई काम किया जा रहा है उसके थ्रू, डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ। इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा केस लॉ है रीलैंड वर्सेस फ्लेचर का, जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। व्हेन अ पर्सन अटैक्स एनीथिंग hazardous to his property and the hazardous substance leave the earth, then such person shall be held absolutely liable for such act। यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी पे कोई हैजार्डियस सब्सटेंसेस से कोई आपका जैसे इंडस्ट्री आपकी चला रहा है। अब होता क्या है कि वो जो आपका हैजार्डियस वेस्ट है वो आपका स्केप कर जाता है आपकी प्रॉपर्टी से, तो उसके थ्रू लोगों को हार्म कॉज होता है। तो वहाँ पे लोग आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल पर आपसे क्लेम ले सकते हैं। और इसमें जो होता है रॉन्ग डूअर, वो अपना डिफेंस नहीं ले सकता है नेचुरल क्लाइमिटी से भी। मतलब यानी कि चाहे उसके नोइंगली वो चीज़ हुई हो या अननोइंगली वो चीज़ हुई हो। इसमें एक मेजर केस लीडिंग लॉ है हमारा केस जो है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे हम ओलियम गैस लीक केस भी कहते हैं। और यहाँ पे जो केस है ये है द लीक ऑफ ओलियम गैस फ्रॉम द श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन दिल्ली। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो इसमें हम वाइकेरियस लाइबिलिटी को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टेट के फंक्शंस की भी बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जो ये हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी, ये क्या है, स्टेट का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। That determines the extent to which the government can be held responsible for the tortious action एक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी टॉर्टियस एक्ट की, जो कि उसके एम्प्लॉय के द्वारा करा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा था, हम लोगों ने वहाँ पे हमने कोई फैसेट पर एलियम पर से वहाँ पे हमने मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की जो बात करी गई थी, उसी की बात हम लोग इसमें करते हैं। The Union of India or state may sue or be sued if relation to its affairs in cases on the same line as that of Dominion of India or a corresponding Indian state, as the case may be, might has sue or being sued of the Constitution had not been enacted. The third part provides that it would be competent to the Parliament of the legislature of a state to make appropriate provisions in regarded to the topic covered by Article 300 Clause 1। इसमें हम लोग अगर हम देखें तो एक मेजर केस लॉ है हमारा द पेनिसुला केस। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। पेनिसुला एंड ओरिएंटल
Steam Navigation Company versus Secretary of State 1861. For Indian Council, Magda watershed moment in defining state liability. और इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कस्तूरी लाल का डिसीजन, जिसमें क्लासिफिकेशन किया गया था सॉवरेन फंक्शन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन। तो कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 1965 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने मार्क किया गया था सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन डिस्टिंक्शंस को। तो द केस इन्वॉल्व्स द misappropriation of seized gold by a police officer, where the court held that the state was not liable as the act occurs during the exercise of sovereign power. तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि सॉवरेन फंक्शन क्या होगा। कोर्ट हैव आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटीज एज सॉवरेन फंक्शंस, इंक्लूडिंग जैसे कि पुलिस एक्शन इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, अगर वो कर रहा है या पुलिस जब आपका एक्शन कर रही है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, तो वो सॉवरेन फंक्शन होगा। मिलिट्री ऑपरेशंस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, अगर मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं और आपका एक्शन टेकन फॉर नेशनल सिक्योरिटी, अगर एक्शन लिया गया है नेशनल सिक्योरिटी को लेके, तो ये सॉवरेन फंक्शन। नॉन सॉवरेन फंक्शन में हमारे आते हैं जैसे कि कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स आएंगी आपकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पर्सनल, और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ की हम बात करते हैं। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर हम बात करें तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये है टू सेफ गार्ड ऑफ कंज्यूमर्स राइट एंड इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर रेड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवांसेस और एड्रेसिंग इश्यूज लाइक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विस डिफिशियंसीज एंड स्टेबलाइजिंग कंज्यूमर कोर्ट्स एंड फॉर। इसका जो मेन पर्पस है, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड टू इंश्योर दैट कंज्यूमर्स हैव एक्सेस टू फेयर एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। यानी कि कंज्यूमर्स को अगर कोई भी अनफेयर और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस वहाँ पे हो रही हैं, तो उसके द्वारा अगर कोई लॉस अगर उसे होता है, तो उनको एक एफिशिएंट सिस्टम बनाकर उन्हें रिजॉल्व डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो कंज्यूमर राइट्स की अगर हम बात करें, द एक्ट रिकॉग्नाइजेस एंड प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल consumer rights, including to right to safety, the right to be informed, and the right to choose and the right to be heard। ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं। अगर हम इसके रिड्रेसल मैकेनिज्म को देखें, तो यहाँ पे 3 tier सिस्टम ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स भी आता है, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन की बात करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर आपका होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम के इस नाम से भी हम इसे जानते हैं, ये आपका 1 करोड़ तक के जो भी हमारे कंज्यूमर के जो हमारे डैमेजेस हैं अगर हुए हैं उन्हें, तो 1 करोड़ रुपीस तक के डिस्प्यूट्स को ये सुनता है। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, जो कि स्टेट कमीशन के नाम से जाना जाता है, ये 1 करोड़ रुपीस से 10 करोड़ रुपीस तक के डिस्प्यूट्स को सुनता है। और इट ऑल्सो इंटरटेन्स अपील्स अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम डिसीजन, और अपील्स को भी ये हेयर करता है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम डिसीजंस के थ्रू आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन, जिसे हम नेशनल कमीशन भी बोलते हैं। ये आपके एक्सीड करता है 10 करोड़ से अबव डिस्प्यूट्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम देखते हैं तो कौन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पहले तो एक कंज्यूमर, रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन अगर कोई है, और थर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंटर अथॉरिटी और एन स्टेट गवर्नमेंट। और जो फाइल है कंप्लेंट, वो कितने दिन के अंदर होनी चाहिए, ये आपका 2 years के अंदर होनी चाहिए। एंड द कंज्यूमर शुड मेंशन द डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम, और this can be an exchange or replacement of the product and compensation for mental or physical torture. However, the declares need to be reasonable. इसके बाद हम लोग देखते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। द एक्ट prohibits unfair trade practices, includes misleading advertising, deceptive sales
tactics, and the exploitation of consumer, and the defective good and deficient services. The Act provides remedies for consumers who purchase defective goods or receive deficient services. इसके बाद हम लोग देखते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। तो जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट है इसने मोटर व्हीकल एक्ट को क्यों बनाया? तो मोटर व्हीकल एक्ट को बनाने का जो आपका पार्लियामेंट का जो रोल है मेन, regarding all aspect of road transport vehicles, the act provides in detail to legislate provision, license of drivers, conductor, registration of motor vehicle, control of motor vehicle through permits, special provisions relating to state transport undertaking, traffic regulations, insurance, liability, offenses, and penalties. The main reason and behind drafting and enacting his legislation, including the rapidly increasing number of vehicles in the country and the need for encouraging adoption of the higher technology in the automotive sector. There was also a growing concern for the framing of standards around vehicle components and road safety as well as measures for pollution control. इसके बाद हम लोग देखते हैं there was a necessity for improved regulations around the registration of drivers, with there being a need for restricted protocol around granting driving license. इसके बाद हम लोग बात करते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी की। तो जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी है वो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 140 to 144 में मेंशन करी गई है। इट मैंडेट्स compensation for death or permanent disablement resulting from a motor vehicle accident regardless of fault, with a fixed amount payable by the owner or insurer. अब ये नो फॉल्ट लाइबिलिटी होती क्या है? इट इज़ अ प्रिंसिपल वेयर कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड फॉर damages or injuries resulting from a motor vehicle accident, even if the owner or driver was not at fault. और वहाँ पे भी देना जरूरी है जहाँ पे ड्राइवर और ओनर का फॉल्ट नहीं है। द फोकस इज ऑन प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स दैट रिजल्ट इन डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। रिलेवेंट सेक्शंस को अगर हम देखें तो सेक्शन 140 डील करता है द लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट, और 140 to 144 प्रोवाइड द स्टेट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर नो फॉल्ट लाइबिलिटी। अगर हम देखें तो व्हेन डज नो फॉल्ट लाइबिलिटी अप्लाई, कहाँ पे ये अप्लाई होती है, कब होती है? व्हेन अ विक्टिम डाइज और बिकम परमानेंटली डिसेबल्ड ड्यू टू एन एक्सीडेंट अराइजेस फ्रॉम द यूज ऑफ मोटर व्हीकल, द क्लेमेंट does not need to prove fault or negligence on the part of the owner of driver of the vehicle। जैसे कि हम लोग देख रहे थे टॉर्ट में हम लोग को आपका फॉल्ट बताना पड़ता है कि क्लेमेंट को कि भैया क्यों मुझे क्लेम की ज़रूरत है। यहाँ पे नो फॉल्ट में ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बात करें कंपनसेशन की तो 50,000 फॉर डेथ और 25% फॉर परमानेंट डिसेबल। और कौन लायबल होगा इसमें? तो द ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल और द इंश्योरेंस कंपनी एज द केस मे बी इज लायबल फॉर पे द कंपनसेशन। अगर हम बात करें तो लायबल वो होगा या तो जो ओनर होगा मोटर व्हीकल का या जो इंश्योरेंस कंपनी होगी। और यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है क्लेमेंट के ऊपर, आपको डायरेक्टली आपको कंपनसेशन पे करना पड़ता है। अदर राइट्स टू क्लेम कंपनसेशन, द प्रोविजन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट परमिट्स दैट compensation paid under no fault liability can be deducted from the final amount awarded under other laws। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। इन लीगल सर्विसेज द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज कंपल्सरी फॉर ऑल मोटर व्हीकल्स इन जी गोविंदन वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे थर्ड पार्टी रिस्क इंश्योरेंस इज मैंडेटरी अंडर द स्टैट्यूट। The third party insurance does not cover injury to the insured himself, but to the rest of the world which who is injured by its incident। यानी कि थर्ड पार्टी की अगर हम बात करें तो जिस व्हीकल से हम लोग मतलब दूसरे पर्सन को डैमेज पहुंचा है उसका ओनर और उसकी कार उसमें कवर्ड नहीं होती है। उसके अलावा वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को अगर डैमेज
हो रहा है डैमेज, तो वहाँ पे जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंसर है, वो जो कंपनी है, वो लायबल होगी आपका कंपनसेशन ग्रांट करने के। बेनिफिशियरी ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज द इंजर्ड थर्ड पार्टी. The insured or the policyholder is only nominally the beneficiary of the policy. In practice, the money is always paid direct by the insurance company to the third party or his solicitor and does not even pass through the hand of the insured person. इसमें हम लोग देखते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑलमोस्ट entirely फॉल्ट बेस्ड होता है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑल्सो इन्वॉल्व्स लॉयर्स एड. The third party insurance is unpopular with insurance companies as compared to first party insurance because they never know the maximum amount they will have to pay under third party policy. अगर हम बात करें क्लेम ट्रिब्यूनल की, तो अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट क्लेम ट्रिब्यूनल्स constituted by state government and adjudicate claims for compensation arises from motor vehicle accidents, including death, bodily injury, or property damage, as outlined in section 165. तो जो क्लेम ट्रिब्यूनल है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है. इसका जो मेन पर्पस होता है कंपनसेशन को अराइज जो हुए हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के, चाहे वो डेथ के केस में हो, बॉडीली इंजरी के केस में हो, या कोई प्रॉपर्टी डैमेज के केस में हो. Establishment and purpose. State government can establish motor accidents claim tribunal to handle compensation claims related to motor vehicle accident. क्योंकि आजकल के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम रोड केसेस में हम लोग देखते हैं आपका एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है. उस मैकेनिज्म को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मोटर क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगा. स्कोप ऑफ क्लेम अगर हम देखें, द ट्रिब्यूनल डील्स विद क्लेम फॉर कंपनसेशन अराइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग, जिसमें हम देखते हैं डेथ ऑफ अ पर्सन हो, या बॉडी इंजरी हो किसी पर्सन को, या डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्ड पार्टी. सेक्शन 165 हमारा बताता है द सेक्शन एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट क्लेम ट्रिब्यूनल फॉर स्पेसिफिक एरिया एज स्पेसिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन. यानी कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारा गजेट नोटिफिकेशन में हमारी क्या निकालेगी, आपका ये क्लेम ट्रिब्यूनल को रखेगी. कंपनसेशन. क्लेम ट्रिब्यूनल कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मेंबर्स which one member appointed as the chairman if there are two or more members, तो एक चेयरमैन हो. पावर एंड प्रोसीजर. द डायरेक्ट they can follow a summary procedure and have the powers of a civil court for taking evidence, enforcing attendance, and compelling the production of document. और अवॉर्ड एंड इंटरेस्ट आपका जो होता है, द क्लेम ट्रिब्यूनल कैन डायरेक्ट द सिंपल इंटरेस्ट बी पेड अलॉन्ग विद द कंपनसेशन अवार्ड. और जो क्लेमेंट्स होते हैं, क्लेमेंट्स कैन बी इंडिविजुअल्स और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज हु हैव सस्टेन्ड एनी इंजरीज इन द व्हीकल एक्सीडेंट. ठीक है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसे हम लोग देखते हैं वो हो सकते हैं. लास्ट टॉपिक अगर हम देखें, तो इसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है द कंपटीशन एक्ट 2002. जो कंपटीशन एक्ट है ये एक टूल है टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स कंपटीशन पॉलिसी एंड टू प्रिवेंट एंड पनिश एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस practices by firms and unnecessary government interference in the market. Prohibition of certain agreement. जो हमारा एक्ट है stabilize as a commission which is duly bound to protect the interest of free and fair competition, include the process of competition, and as a consequences protect the interest of consumers. कंज्यूमर के आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टू प्रोहिबिट द एग्रीमेंट और प्रैक्टिसेस दैट हैव और आर लाइकली टू हैव एन appreciable adverse effect on compensation in a market in India. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एग्रीमेंट और इनके कंडक्ट्स को. इसका जो मेन पर्पज़ है, टू प्रोहिबिट द एब्यूज ऑफ डोमिनेंस इन द मार्केट, to prohibit acquisition, mergers, amalgamation, etc. between enterprises which have or are likely to have an appreciable adverse effect on competition in markets in India.
उसके बाद हम बात करते हैं जो सेक्शन 2 है वो हमारे एक्विजिशन की बात करता है। सेक्शन 2C अगर हम बात करें तो कर्टेल की बात करता है। कर्टेल में क्या होता है कि एसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट सेलर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम अ ट्रेड और सर्विसेज प्रोवाइडर्स हु बाय एग्रीमेंट among themselves limit control or attempt to control the production या डिस्ट्रीब्यूशन सेल और प्राइस ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 4 में अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो हम लोग डोमिनेंट पोजीशंस की बात करते हैं। डोमिनेंट पोजीशन मींस अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंजॉय बाय एन enterprises in the relevant market which enables it to operate independently of competition forces privileged in the market or affect its competition or consumer in its favor। सेक्शन 4 का एक्सेप्शन प्रीडेटरी प्राइजेस की बात भी करता है। प्रीडेटरी प्राइस मीन्स द सेल्स ऑफ गुड और प्रोविजन of services at a price which is below the cost of production of the goods or provision of services with a view to reduce competition or elimination the competition। अब प्रीडेटरी प्राइजेस क्या होते हैं कि अगर कोई भी गुड अगर हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर कोई भी कंपनी अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस से भी कम में अगर उसे सेल करेगी तो वहाँ पे होगा कि जो कंपटीशन है वो क्रिएट करना बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगी मार्केट में अपनी पोजीशन डोमिनेट करेगी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम में अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी। इससे होगा क्या कि जो अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें इसका अच्छा खासा लॉस झेलना पड़ेगा, जो कि उसको भी मेंटेन करने के लिए हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट यहाँ पे आपका मेन रोल अदा करता है। सेक्शन 4 हमारा रूल ऑफ रीजन की बात करता है। इट इज़ द एनालिसिस ऑफ एनी एक्टिविटी अंडर द चैलेंज ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस जस्टिफिकेशन कॉमा कॉम्पिटिटिव इंटेंट या मार्केट इम्पैक्ट को अगर हम देखें तो इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन्स एंड ऑन कंज्यूमर। इट इज़ द लॉजिक बिहाइंड द कंक्लूजन फॉर एनी ऑर्डर। सेलियन फीचर में हम देखें तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट में हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट क्या होते हैं और वर्टिकल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की हम लोग बात करेंगे और कॉम्बिनेशंस की हम लोग बात करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को लॉ ऑफ टॉर्ट के सिलेबस डिस्कशन में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चला होगा, और आने वाले टाइम पे हम लोग इनकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आने वाली वीडियोस में। उसमें हम लोग कंप्लीट जो हमारा सिलेबस है एक्सप्रेसली पूरा का पूरा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे।